आप मैं आज के इस प्रबोधन सत्र के अध्यक्ष माननीय गंगवानी साहब को आमंत्रित करता हूं, सभा को संबोधित करें। आज के इस चर्चा सत्र के हमारे आदरणीय वक्ता जस्टिस हेमकरण साहब, एडवोकेट मैडम ज्ञान मित्र तथा प्रोफेसर देवनारायण यादव जी। मित्र नहीं, ज्ञान मित्र। क्या फोन आया था आपका? साथियों, आप आ गए थे? आप यहाँ बैठे थे? इस विषय के डिलिब्रेशंस के लिए आपने जो हमारे तीनों वक्ता को सुना और वो तीनों भी वक्ता कानून के विशेषज्ञ हैं, और कानून के विशेषज्ञों ने जो विषय हमने क्वेश्चनात्मक रखा हुआ है कि कौन सुप्रीम है, इस पर उन्होंने ये मत प्रदर्शन किया कि ये क्वेश्चन इररिलेवेंट है, रिलेवेंट नहीं है। और मैं लॉ का ABCD भी नहीं जानता, और इसका कंक्लूडिंग मैं करने जा रहा हूं। क्योंकि आई एम नॉट ए लॉयर, बट BAMSEF is a pleader of our society. And therefore, I am obliged to plead the cause of our society on this issue. तो साथियों, जिस समय ये विषय हमने डिजाइन किया सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में, वो 14 और 15 अक्टूबर को हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक हुई थी। उसने क्या था, लखनऊ में ही हुई थी वो मीटिंग। और उस समय हमारे सामने मतलब जो कोर्ट में जो केस का जो बहस चल रही थी वो 9th शेड्यूल के संदर्भ में थी, और जिसका जिक्र हमने अपने पॉम्पलेट में उसका संदर्भ दिया हुआ है। उसके बाद एक नया डिसीजन आया, जिसकी कल भी यहां चर्चा की थी हमारे एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट डॉक्टर चौहान ने। नागराज के केस जो निर्णय है 19 अक्टूबर को आया, उसका डिसीजन, और उस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी इनहेरेंट पावर, सुप्रीम कोर्ट क्या मुझे शब्द आता नहीं है, बट वो इनहेरेंट पावर्स है सुप्रीम कोर्ट को, उस इनहेरेंट पावर के तहत उन्होंने जो इश्यूज उनके सामने नहीं थे
नागराज केस में जो इश्यूज उनके सामने नहीं थे, उस इश्यूज के अलावा भी उन्होंने अपने जजमेंट उसमें डिक्लेयर किए। तो फिर जुडिशरी ऐसा क्यों कर रही है, ये मामला हमारे सामने है। और ये जो विवाद खड़ा किया है कोई सुप्रीम, ये हमने नहीं किया। We have not raised this controversy. This controversy has been raised by the court itself, not by us. And we are simply answering who is supreme now. आपको याद होगा कि 14 नवंबर नेहरू के जन्मदिन पर चीफ जस्टिस सबरवाल चीफ जस्टिस सबरवाल ने एक प्रोग्राम में यह वक्तव्य किया कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देती है वो अंतिम है और इसलिए जुडिशरी सुप्रीम है। यह वक्तव्य सबरवाल ने, चीफ जस्टिस सबरवाल ने 14 नवंबर को किया और उसके जवाब में लोकसभा के जो सभापति है चटर्जी, उन्होंने जवाब दिया इसका कि संविधान में ऐसी कोई स्थिति में कोई भी सुप्रीम नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कानून के अर्थ लगाने तक सुप्रीम है और उसको अगर वो नलिफाई किया जाता है तो फिर वो सुप्रीम नहीं होता। तो फिर किसने कंट्रोवर्सी पैदा की? कंट्रोवर्सी तो जुडिशरी ने पैदा की। और तब साथियों इस विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये 19 अक्टूबर का जो जजमेंट है नागराज का, उसमें मैंने जैसे जिक्र किया कि जो इश्यूज सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं, इस सुप्रीम कोर्ट के सामने इश्यूज ये है कि आर्टिकल 16(4)A एंड आर्टिकल 16(4)B वो दोनों आर्टिकल क्रैश किया जाए, खारिज किया जाए, ये पिटीशन की प्ली है। इस प्ली में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया कि the impugned constitutional amendments article 16(4)A and 4B have been inserted flow from article 16(4). they do not alter the structure of article 16(4). आगे, they do not obliterate any of the constitutional requirements, namely ceiling limit of 50%, the concept of creamy layer, the sub-classification between OBC on one hand and SC/ST on the other hand, as held in Indira Sawhney so and so. आगे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, we retract that the ceiling limit of 50%, the concept of creamy layer and the compelling reasons, namely backwardness, inadequacy वगैरह वगैरह, overall administrative efficiency for all constitutions. These all are constitutional requirements without which the structure of equality of opportunity in Article 16 would collapse. तो साथियों इस केस में मैं इस जजमेंट पर मैं आर्ग्यू करना चाहता हूं कि आर्टिकल 16(4) और 16(4)B 16(4) ये इसमें जो ये है SC/ST के प्रमोशन में कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के लिए 50% लिमिट कंप्यूट करने के लिए कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी जो है वो नहीं देनी चाहिए। ये
वो ऐसा एक डिसीजन आया था और इसीलिए 16(4) भी ऐड किया और वो कॉन्स्टिट्यूएंशियल सीनियरिटी दी जाएगी, ऐसा 16(4)B का मतलब 16(4) में है। ये एक है। 16(4)B में 50% वैकेंसीज कंप्यूट करने के लिए जो बैकलॉग वैकेंसीज है, वो बैकलॉग वैकेंसी करंट वैकेंसी के साथ नहीं जोड़ी जाएगी, ऐसा 16(4)B है। लेकिन वो जोड़नी चाहिए, आई थिंक आई एम रॉन्ग और समथिंग, नहीं मतलब वो नहीं जोड़नी चाहिए, नहीं चाहिए, ऐसा भी खारिज करने की पिटीशन है। सुप्रीम के निर्णय दिया वो आर्टिकल अपहोल्ड किए, अपहोल्ड किए या नहीं, वो आर्टिकल ठीक है, लेकिन ये एडिशनल इनहेरेंट पावर्स की तरफ जो जजमेंट दिया है कि 50% लिमिट एंड क्रिमिलियर इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, ऐसा जजमेंट है। ये कहा अभी जैसे साहब ने बताया कि 50% लिमिट भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और क्रिमिलियर तो है ही नहीं है। और अभी जो बिल पार्लियामेंट ने पास किया है ओबीसी के संदर्भ में, उन्होंने भी उसमें ओबीसी के लिए क्रिमिलियर लागू नहीं किया है। Then how does Supreme Court say that it is a constitutional requirement? What I argue is it is a sheer violation of the Constitution. Supreme Court has to interpret the law and not to misinterpret the law. But the Supreme Court has misinterpreted in this case. इस केस में साथियों आगे भी एक बहुत भयानक निर्णय सुप्रीम कोर्ट मतलब रिमार्क्स दिया है इनहेरेंट पावर्स ने। As stated above, the impugned provision, that is 16(4)A and 16(4)B, is an enabling provision. The state is not bound to make reservation for SC/ST in the matter of provision. ये निर्णय है। और आगे ये भी कहता है सुप्रीम कोर्ट, however, if they wish to exercise their discretion and make such provision, in the state has to collect quantitative data वगैरह वगैरह वगैरह। If state wish to, अभी अब आप देखिए कि 16(4)A and 16(4)B, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट्स दैट इट इज an enabling provision. Whereas my argument is 16(4) and 16(4)B, it comes under a fundamental right, and the fundamental right is not the enabling provision, it is a mandatory provision. Why Supreme Court given us such a confusing decisions? It is a mandatory provision, and Supreme Court says it is a enabling provision. मतलब वो SC/ST को रिजर्वेशन देना चाहिए ऐसा नहीं है, ऐसा डिसीजन, ऐसा रिमार्क ये दिया है। एंड फर्दर, however, if they wish, then that means state wish, स्टेट विश की मतलब स्टेट के मर्जी पर है क्या? स्टेट में मर्जी पर है। इफ दे विश, नो, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंडेड, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग ऑन देम। संविधान ने शासनकर्ताओं के मर्जी पर आपका कल्याण करने के लिए नहीं छोड़ा है। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग ऑन देम, बट द सुप्रीम कोर्ट said if they wish। तो साथियों इसीलिए मतलब हम इस नतीजे पे पहुंचे कि सुप्रीम कोर्ट तो ये और 16(4)A और 16(4)B भी क्यों लाया गया? ये भी सुप्रीम को पहले
पहले सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस ने जो मतलब जैसे इंदिरा स्वानी केस में रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी वो अगले 5 साल में बंद होने चाहिए, ये ऐसा इंदिरा साहनी केस में निर्णय दिया, दैट इज मंडल केस। और मंडल केस इज एक्सक्लूसिवली फॉर ओबीसी, अगर वो एक्सक्लूसिव फॉर ओबीसी थी तो फिर एससी एसटी के रिजर्वेशन के बारे में निर्णय क्यों दिया, इट वॉज नॉट बिफोर दैट, लेकिन दिया। जब ऐसा दिया तो इस निर्णय को नलिफाई करने के लिए ये 16(4) ये लाया गया। 16(4) भी ऐसा ही है, एक सबरवाल की केस में ये है, भाई इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, लेकिन ये मतलब लेजिस्लेचर को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे जो गलत मतलब जो स्पिरिट संविधान के स्पिरिट के विरोध में जब डिसीजन दिए तो लेजिस्लेचर ने इसको निलिफाई करने के लिए इस प्रकार के मतलब ये प्रोविजन किए। तो साथियों, इस ये जो नागराज का जो केस है, ये मतलब ये क्वैश करने के लिए ये जो केस है, जैसे मैंने कहा कि पहले के मतलब इंदिरा स्वानी का केस नलिफाई करने के लिए ये अमेंडमेंट लाया। ये अमेंडमेंट अगर लेजिस्लेशन ने लाया है तो क्या सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं है कि इंदिरा साहनी की केस में इस डिसीजन को नलिफाई कर दिया? अगर ये सुप्रीम कोर्ट को पता है तो फिर इस जो केस नागराज ने दायर की इसको एडमिट ही क्यों किया? पहली बात तो एडमिट ही क्यों किया, क्योंकि एज फार एज माय नॉलेज तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केसेस तभी एडमिट होते हैं कि जब इन द प्रीमा फेसी प्रथमदर्शी अगर कोई उस केस में अगर कोई सब्सटेंस है तभी केस को दायर किया जाता है, एडमिट किया जाता है। अगर ये डिसीजन इंदिरा साहनी केस का एससी एसटी के प्रोपोर्शन का अगर नलिफाई हुआ है और सुप्रीम कोर्ट की ये नॉलेज में है तो उन्होंने एडमिट क्यों किया? ये भी एक इश्यू सामने है साथियों, और इसीलिए ये जो विवाद यहां खड़ा किया है, ये विवाद ये दोनों ऑर्गन का विवाद नहीं है, ये दोनों ऑर्गन का विवाद हमारे हक और अधिकार कुचलने का विवाद है, और इसीलिए उसको हमने अंडरटेक किया। अगर केवल उनके आपस में हुई सुपीरियर इंफीरियर और उनका आपस का जो मामला था तो हमें कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन हमको इसलिए अंडरटेक करना पड़ा इस इश्यू को क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट हमारे अधिकारों को अपने जजमेंट के द्वारा कुचल रहा है, और इसलिए साथियों ये विषय हमने यहाँ चर्चा के लिए रखा। ऐसे कई मामले हैं, जैसे कहा कि वो दोनों अपने अपने मतलब बैलेंस में रहने के लिए अपने अपने लिमिट में रहने चाहिए तीनों ऑर्गन ने, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं दिखाई देती। आपको याद होगा कि अफजल गुरु को फांसी की सजा का मामला जो चल रहा था और देश में डिबेट चल रहा था कि उसको मतलब उम्र का मतलब फांसी देने के बजाय उम्र का देनी चाहिए या और क्या, ऐसा एक विवाद देश में चल रहा था। जब ऐसा विवाद देश में चल रहा था तो इस बीच में 6 अक्टूबर को एक डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का। वो डिसीजन यह था कि आंध्र प्रदेश में जब सुशील कुमार शिंदे जो राज्यपाल थे और वहां के किसी मतलब कांग्रेस नेता को जो सजा हुई थी वो सजा उन्होंने माफ कर दी थी, और उसके विरोध में फिर किसी ने और अपील की, और उस अपील का निर्णय देते समय सुप्रीम कोर्ट ने एक जनरल स्टेटमेंट किया। तो आप सबको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने जनरल स्टेटमेंट किया कि दया, आरोपी को दया
आधार पर नहीं देनी चाहिए। उस आरोपी के संबंध पे पूरा डिसीजन देना चाहिए था, लेकिन ये जो मामला चला तो उस केस के दायरे के बाहर जनरल स्टेटमेंट करके ये संकेत दे दिया प्रेसिडेंट को कि जाति और धर्म के आधार पर सजा मतलब दया नहीं दिखानी चाहिए। ऐसा क्यों किया? मतलब सुप्रीम कोर्ट हैज encroached the special power of the president। मर्सी स्पेशल पावर है प्रेसिडेंट का, और प्रेसिडेंट को एम्बैरेसिंग सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने डाला। भाई अफजल गुरु को सजा हुई, अफजल गुरु की सजा सुप्रीम कोर्ट ने तय की, वो आरोपी साबित हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट का काम खत्म हो। उस आरोपी को दया दिखाना मानवीय मतलब मानवता की दृष्टि से, इलीगली नहीं, मानवता की दृष्टि से उसको दया देने का एक विशेष अधिकार गवर्नर और राष्ट्राध्यक्ष को है, प्रेसिडेंट। तुम्हारा अभी आपने फैसला दिया, आपका उसमें कोई दखलंदाजी करने का मामला, और दया कोई कंडीशनल नहीं होती। दया मर्सी इट इज नॉट अनकंडीशनल, इट इज नॉट कंडीशनल, वो मानवता की दृष्टि से होती है। वो उसको कोई सशक्त मतलब ये दया दिखानी नहीं होती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मतलब मेरा कहने का मतलब जो है कि सुप्रीम कोर्ट हैज एनक्रोच्ड दी मतलब जो विशेष अधिकार है राष्ट्रपति का, उसके ऊपर उन्होंने इंक्रोच किया। तो साथियों, इसलिए ये तो साथियों में थोड़ा सा मतलब ये कि यहाँ जो सुप्रीम कौन है इसके बारे में मतलब ये ऑर्गन्स जो है इनकी क्या एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है। हमारे सभी वक्ताओं ने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। What is our understanding? Constitution is not supreme, but it is a sovereign. It is a sovereign, and we are not questioning sovereignty. We are questioning supremacy. हमने ये शब्द बहुत कॉशियसली इसका इस्तेमाल किया है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम ने सॉवरेन है, इट्स ए सॉवरेन विल ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सॉवरेन डॉक्यूमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज ए विश ऑफ द पीपल। Constitution is ordained and passed in the Constitution Assembly, which that assembly was formed by the people of India. So Constitution is a sovereign document. और इसीलिए वो जो संविधान का जो प्रियम्बल है उसमें क्लियरली कल भी इसके ऊपर हमारे जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने जिक्र किया था कि जो डिक्लेरेशन भारत की जनता ने जो डिक्लेरेशन किया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. Yes. And therefore the constitution is sovereign. Yes. दूसरे साथियों, जो फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हमारे देश का, द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आप सभी लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मीन्स रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। Representative democracy, and representative democracy means the people of India exercise their right of adult franchise and they elect their representative in the house of the people. It is house of the people.
लेजिस्लेचर इज ए हाउस ऑफ द पीपल। तो ये साथियों स्थिति है। एग्जीक्यूटिव पावर मतलब एग्जीक्यूटिव जो यूनियन एग्जीक्यूटिव जो होती है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव मीन्स कैबिनेट मिनिस्टर, दे आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल। और लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेस, वन हाउस इज द हाउस ऑफ द पीपल, या अदर राज्यसभा विच इज इलेक्टेड बाय द काउंसिल्स ऑफ द स्टेट, वो दो हाउस से मतलब ये होती है। एंड जुडिशरी is the highest tribunal of this land. Under that judiciary, state high courts of the different states, and under high courts there are subordinate courts. ये स्थिति इनकी है। तो साथियों, all these organs derive the powers from the Constitution. और इसीलिए कोई भी ऑर्गन एक दूसरे से आइसोलेशन में नहीं है। दे आर नॉट इन आइसोलेशन, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑर्गन, दे आर इंटरडिपेंडेंट। आई फील दैट दे आर इंटरडिपेंडेंट। नोबडी मतलब इंडिपेंडेंट ऑर्गन, मतलब सुप्रीम कोर्ट ये मतलब जो लोग दावा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है या सारे दूसरे ऑर्गन इंडिपेंडेंट है, तो कोई भी ऑर्गन इंडिपेंडेंट नहीं है। तो क्योंकि इसके कई उदाहरण हम दे सकते हैं कि हाउ द सुप्रीम कोर्ट एंड लेजिस्लेचर इज इंटरडिपेंडेंट। आपको पता होगा कि जब राष्ट्रपति चीफ जस्टिस को शपथ देता है, या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हाई कोर्ट को शपथ राष्ट्रपति देता है, और जब राष्ट्रपति बनता है कोई तो उसको चीफ जस्टिस शपथ देता है। दे आर इंटरडिपेंडेंट। सुप्रीम जैसे हमारे जस्टिस साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मतलब अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर बिकॉज नो लॉ इज पास अनलेस इट इज असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी लेजिस्लेचर का पार्ट है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी है और रिमूवल अथॉरिटी भी है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी भी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में जुडिशरी में चर्चा नहीं हो सकती, और पार्लियामेंट के डिबेट और डिस्कशन डिलिब्रेशंस पर कोर्ट में चर्चा नहीं हो सकती। ऐसे कई ऐसी चीजें हैं साथियों जो मतलब दे आर इंटरडिपेंडेंट। हम अभी मैं इस दायरे में इस चीज को मतलब आर्गू करना है। फंक्शंस, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दी बोथ दी ऑर्गन्स, उनके फंक्शंस, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देयर अकाउंटेबिलिटी, इससे हम इस बात को तय करना चाहते हैं कि वो सुप्रीम लेजिस्लेचर के जो फंक्शन है, नंबर वन फंक्शन इज प्रोवाइडिंग ऑफ द कैबिनेट। देश के लिए कैबिनेट प्रोवाइड करती है लेजिस्लेशन, और इतना ही नहीं तो लेजिस्लेशन ये इंश्योर करती है कि दैट कैबिनेट मस्ट हैव ए मेजॉरिटी। वो इंश्योर करती है पार्लियामेंट। अगर वो मेजॉरिटी में नहीं है वो कैबिनेट, तो वो सत्ता पर नहीं रहती। तो देश के लिए एक सरकार देना, एक कैबिनेट देना, ये एक लेजिस्लेचर का काम है। दूसरा है कंट्रोल ऑफ कैबिनेट। उस कैबिनेट को कंट्रोल करती है लेजिस्लेशन। अगर वो मेजॉरिटी लूज करती है वो कैबिनेट, दैट कैबिनेट कैन नॉट रिमेन इन पावर।
मैं एक सेंटेंस में इसका अपना रोल मैं बता रहा हूं। क्रिटिसिज्म ऑफ द कैबिनेट एंड द इंडिविजुअल मिनिस्टर। लेजिस्लेचर में कैबिनेट के ऊपर क्रिटिसिज्म किया जाता है। जो भी वो बिल लाएगी, जो भी पॉलिसी लाएगी, उस पॉलिसीज के ऊपर विपक्ष के दल क्रिटिसाइज करते हैं। उनके जो एरर्स है, उनके जो डिफिशिएंसीज है, उनको वो पॉइंट आउट करती है। मतलब उसको क्रिटिसिज्म और इंडिविजुअल मिनिस्टर के मतलब ऊपर भी क्रिटिसिज्म होती है। Legislature is an organ of information, that is the authority, authentic information. मिनिस्टर के लिए जो सवाल किए जाते हैं उसकी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देना उस हाउस को, लेजिस्लेचर को। उसमें कोई गलत इंफॉर्मेशन देता है तो उसके ऊपर एक रोकी। दैट इज द मोस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, मोस्ट ऑथेंटिक डाटा जनता के लिए मिनिस्टर्स को उधर लेजिस्लेचर में देना पड़ता है। और लेजिस्लेशन देश के लिए कानून बनाना ये महत्वपूर्ण मतलब फंक्शन है। इसका फाइनेंशियल कंट्रोल है, देश के लिए बजट एलोकेशन कैसा करना, रेवेन्यूज कैसा रेज करना, ये सारे मतलब लेजिस्लेचर के फंक्शन है। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जन कल्याण की जो बातें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ने की है उसको लागू करने के लिए और देश को एक वेलफेयर स्टेट के रूप में, वेलफेयर स्टेट के रूप में देश को मतलब ये इसका कारोबार चलाना, ऑटोक्रेटिक मतलब हुकुमशाही के तहत नहीं, वेलफेयर स्टेट के तहत इस देश का कारोबार चलाना, ये लेजिस्लेचर का मतलब एरिया है। अभी फंक्शंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी की क्या फंक्शन है? नंबर 1, अगर कोई कानून, लॉ, whether that law is inconsistent with the provision of the constitution, वो डिसाइड करने का, उसका इंटरप्रेट करने का एक एरिया इसका है जुडिशरी का। नंबर 2, constitutionality of law passed in parliament is the legislative role. Constitutional law, constitutionality of law, ये भी उसका एक एरिया है। और तीसरा एरिया है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संविधान की जो संशोधन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, ये इस 3 एरिया में मतलब ये दायरा है इसका जुडिशरी का। पावर्स की तो सारे साथियों बात हुई है कि पावर, लेजिस्लेटिव की पावर उनको मतलब सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटिंग और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है। पावर ऑफ जुडिशरी क्या है? जुडिशरी का एक ही पावर है कि जो भी फैसले सुप्रीम कोर्ट करता है वो सारे फैसले हाई कोर्ट के लिए बंधनकारक है। बस इतना है, ये एक पावर है। तो जुडिशरी का जो पावर है वो लेजिस्लेचर के लिए बंधनकारक नहीं है, लेकिन लेजिस्लेचर ने अगर कोई कानून बनाती है या संविधान संशोधन करती है वो जुडिशरी के लिए बंधनकारक है। दिस इज ए डिफरेंस। और ये जो मामला इधर मतलब यह है, सुप्रीम कोर्ट को जो लॉ बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, ये अधिकार है, उसका रिव्यू करने का अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रिव्यू करने का अधिकार नहीं है। दिस इज माय फर्म ओपिनियन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत जो मतलब जो एक्ट होता तैयार होता है, जो लॉ तैयार होता है, उस लॉ की वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, ये रिव्यू करने का अधिकार जुडिशरी को है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को जो अमेंड किया है
following the certain procedure of the amendment. वो अमेंडमेंट रद्द करने का, खारिज करने का कोई अधिकार जुडिशरी को नहीं है। लेकिन जुडिशरी ने ऐसे कितने भी बहुत सारे अमेंडमेंट मतलब वाइड किए हैं, इनवैलिड किए हैं। क्यों किए? और सुप्रीम कोर्ट ने ये मतलब जो अधिकार उनका नहीं है, और लेजिस्लेचर ने उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं की। ये तो वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंक्रोचमेंट है जुडिशरी के कॉन्स्टिट्यूशन पर। जो अधिकार नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब अमेंडमेंट इनवैलिड करने का, ऐसे कितने किए। तो ये है साथियों। तो सवाल यह है कि जुडिशरी ये मतलब इतने मामले में एक सीट मतलब बहुत सारे मामले में जुडिशरी ने अपने जो लिमिट है वो एक्सीड की है। अभी जो अमेंडमेंट के तहत सवाल है, जो प्रोसीजर है, लेट डाउन प्रोसीजर है आर्टिकल 368 के तहत, वो लेट डाउन प्रोसीजर है स्क्रूपुलसली मतलब तंतोतंत वो प्रोसीजर को अगर लेजिस्लेचर ने फॉलो करके अगर कोई संविधान में अमेंडमेंट करते हैं तो जुडिशरी को क्या अधिकार है इसको इनवैलिड करने का। और इसके लिए बाबा साहब का एक वक्तव्य भी है साथियों। उन्होंने 25 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में दिया हुआ है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब उस संबंध में कहते हैं कि those who are dissatisfied with the constitution have only to obtain in 2/3 majority, and if they cannot obtain even 2/3 majority in the parliament elected on adult franchise in their own favor, their dissatisfaction cannot deemed to be shared by the general public. अगर 2/3 मेजॉरिटी से अगर अमेंडमेंट अगर पारित करती है लेजिस्लेचर, तो मतलब जुडिशरी को इसमें डिससैटिस्फाई होने का कोई कारण नहीं है। लेकिन जुडिशरी ने साथियों ऐसा किया, और इसीलिए और इसके लिए जुडिशरी ने एक हथियार मतलब ढूंढ के निकाला, और वो हथियार है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फीचर। ये बेसिक संविधान के बेसिक फीचर जो है उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। इस हथियार का इस्तेमाल करके जुडिशरी ये संविधान के अमेंडमेंट जो है वो इनवैलिड कर रहा है। ये क्या है बेसिक फीचर? ये किसने डिसाइड किया? क्या ये बेसिक फीचर संविधान ने डिसाइड किया है? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है? इसकी लिस्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में तैयार की है, मैं नहीं पढ़ूंगा कि बेसिक फीचर किसको किसको कहना चाहिए। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर कराने का अधिकार है? कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर करने का अधिकार तो लेजिस्लेचर का है। अगर मान भी लिया जाए कि यह बेसिक फीचर जनहित में बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो जो बेसिक फीचर उन्होंने इनलिस्टेड किए हैं वो बेसिक फीचर लेजिस्लेचर के द्वारा पारित क्यों नहीं किया जाता? और उसका इस्तेमाल करके जो है जुडिशरी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इनवैलिड बड़े पैमाने पर कर रही है। तो साथियों, और दूसरा मत इस विषय में मैं जो कंपैरिजन कर रहा हूं कि इंपेरेटिवनेस ऑफ लेजिस्लेचर,
लेजिस्लेचर की बाध्यता, इंपेरेटिवनेस, कितनी इसकी महत्ता क्या है लेजिस्लेचर, ये तय करने के लिए लेजिस्लेचर के फंक्शंस, लेजिस्लेचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेजिस्लेचर की अकाउंटेबिलिटी, अगर इसका हम जायजा लेते हैं, इसकी अगर समीक्षा करते हैं, तो लेजिस्लेचर के सिवा एक दिन भी इस देश का कारोबार नहीं चल सकता। चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता। एक दिन भी इस देश का कारोबार नहीं चल सकता। इसके अगर लेजिस्लेचर अगर डिफंक्ट हो जाती है, लेजिस्लेचर अगर इनएक्टिव हो जाती है, तो देश में अकांत पैदा हो सकता है, देश में हाहाकार मच सकता है। और इसीलिए कहा जाता है जहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर अनियंत्रित हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर कोलैप्स हो जाती है, तो क्या किया जाता है? प्रेसिडेंशियल लॉ, राष्ट्रपति का शासन किया जाता है। मतलब इतना महत्वपूर्ण मतलब इसकी भूमिका है लेजिस्लेचर। अगर लेजिस्लेचर इनएक्टिव हो गया तो इस देश की एकता और अखंडता खतरे में आ सकती है। इस देश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ही अगर कोलैप्स होगा तो देश में गृह युद्ध लग सकता है। इतना ही तो परकीयों का आक्रमण भी देश पर हो सकता है। इतना अगर लेजिस्लेचर अगर नहीं है तो। और जुडिशरी का क्या इंपेरेटिवनेस है? न्याय देने का, वो भी मांगा तो देने का, नहीं मांगा तो नहीं देने का। ऐसा है? इसका क्या इसकी इंपेरेटिवनेस क्या है? न्याय मांगने पर मिलता है, नहीं मांगने पर नहीं मिलता। और जुडिशरी के आंखों के सामने अगर किसी के इसके ऊपर अन्याय होता है तो जुडिशरी कुछ भी नहीं कर सकती, सिर्फ देखते रहती है, कुछ भी नहीं कर सकती। तो क्या इसके इंपेरेटिवनेस है? अगर न्याय कुछ दिन के लिए देर भी मिला, देर लग गई तो कोई आसमान नहीं गिरता। इसीलिए एक पीढ़ी ने अगर दावा किया पहले पीढ़ी ने, तो दूसरे पीढ़ी को न्याय मिलता है। क्या फर्क पड़ता है? हाईकोर्ट पीछे कुछ फिगर आई थी, आपको पता होगा कि हाईकोर्ट की 200-300 जगह खाली है। क्या हो रहा है? कुछ काम रुका है देश का? मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, मैं जुडिशरी के अहमियत के, उसके इंपॉर्टेंस को, उसके डेमोक्रेसी के आर्गन्स के रूप में उसका इंपॉर्टेंस को नहीं नकार रहा हूं। मैं तुलना कर रहा हूं लेजिस्लेचर और जुडिशरी की इंपॉर्टेंस की। जब देश में राजे महाराजे थे तो कौन न्याय देता था? राजा महाराजे ही देते थे, जुडिशरी नहीं थी। राजा महाराजा न्याय देते थे। क्योंकि न्याय के दो प्रकार है। न्याय एक प्रत्यक्ष न्याय होता है। प्रत्यक्ष न्याय जुडिशरी के माध्यम से मांगा जाता है। प्रत्यक्ष न्याय जो है, ये जो एग्जीक्यूटिव करती है, जन कल्याण की जो कार्यक्रम लगाती है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, वो प्रत्यक्ष न्याय जनता के साथ करती है। ये एक न्याय। और अप्रत्यक्ष न्याय जो है ये जुडिशरी का है। वो मांगने पर काम रुकता नहीं। तो इसीलिए मतलब राजे महाराज के दरबार में जुडिशरी की कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर भी वो देश का मतलब उनके मतलब संस्था का और राजकाज जुडिशरी के बगैर चला सकते थे, चला रहे। तो इसीलिए इसकी इस तुलना के तहत, मतलब कौन सी तुलना? उनके फंक्शंस, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी अकाउंटेबिलिटी।
लेजिस्लेचर हर दिन और हर पल जनता के लिए अकाउंटेबल है। जुडिशरी जनता के लिए अकाउंटेबल नहीं है, वो इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन का अकाउंटेबल है, लेकिन जनता के लिए जुडिशरी की कोई अकाउंटेबिलिटी साथियों नहीं है। न्याय व्यवस्था इसलिए बनाई कि देश डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी होने के कारण जो डिस्प्यूट होते हैं, 3-4 प्रकार के डिस्प्यूट्स होते हैं। डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन टू सिटीजन, डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन, डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, अलग अलग। अगर डिस्प्यूट सिटीजन के बीच और स्टेट के बीच है तो न्याय किससे मांगने का? स्टेट से नहीं मांग सकते, क्योंकि स्टेट से अगर न्याय मांगते हैं तो न्याय निष्पक्ष नहीं हो सकता, और इसलिए थर्ड पार्टी एक इंपार्शियल ऑर्गन होना चाहिए, और इसलिए जुडिशरी मतलब जुडिशरी का निर्माण किया है कि न्याय निष्पक्ष हो। क्योंकि राजा के खिलाफ में ही अगर आज का विवाद है और राजा को ही न्याय मांगते हो तो राजा न्याय क्या दे सकता है? इस कारण जुडिशरी को इंडिपेंडेंट अलग से इस मुद्दे की मतलब इस बात के लिए रखा गया है। तो इसीलिए मतलब इसकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके फंक्शन लेजिस्लेचर से तुलना में इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितने कि लेजिस्लेचर के है। और इसीलिए हम इस मत के हैं, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन फंक्शन के तुलना में सुप्रीम विधायिका है, न्यायपालिका नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस दायरे देयर फंक्शंस, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयर अकाउंटेबिलिटी, इस दायरे में वो सुप्रीम नहीं है, लेजिस्लेचर सुप्रीम है। तो सवाल यह है साथियों कि न्यायपालिका ऐसा क्यों कर रही है? Why judiciary is exceeding its limit? तो इसीलिए है, मनुस्मृति का एक आदेश है कि न्यायदान का काम ब्राह्मण ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। और उस कानून के तहत बिल्कुल तत्वतः मनुस्मृति के कानून के तहत जुडिशरी अपना काम कर रही है। राजा न्याय मतलब राजा के दरबार में भी न्याय करना हो तो ब्राह्मण ही कर सकता है। अगर राजा करता है तो उसको मार्गदर्शन करने वाला ब्राह्मण है। और इसीलिए शिवाजी महाराज के दरबार में अष्टपंत प्रधान मंडल था, मतलब 8 पंत प्रधान थे, 8 में से 7 ब्राह्मण थे। और यही कारण है कि शिवाजी महाराज में मराठों की जो सत्ता है वो सत्ता जाकर ब्राह्मणों के हाथ में चली। न्यायपालिका ये काम इसलिए हो रहा है कि लोकतंत्र के जो दूसरे ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये ऑर्गन प्रातिनिधिक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है। और रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन होने के कारण मूल निवासी बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व इन अंगों में बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। जब हमारा प्रतिनिधित्व इस ऑर्गन में बढ़ रहा है तो ब्राह्मणवादी और ब्राह्मणवादियों का नियंत्रण इन अंगों से छूट रहा है, और इसीलिए वो हमें नियंत्रित करना की क्षमता में एग्जीक्यूटिव के माध्यम से और लेजिस्लेचर के माध्यम से वो नियंत्रित करना की क्षमता में आज नहीं है। बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ रहे हैं।
आपने देखा होगा ओबीसी का जो रिजर्वेशन का, तो वो हमको नियंत्रण करने की क्षमता में नहीं है। अगर ये दोनों अंग मजबूर हो गए हैं तो फिर जुडिशरी के माध्यम से हमको नियंत्रित करने की कोशिश हो रही है, हमारे हक और अधिकारों का हनन करने की कोशिश हो रही है। इसका एक अभी का एक दाखला मैं आपको दूंगा कि 17 दिसंबर को विधि और कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने वक्तव्य किया है, वो न्यायपालिका के समर्थन में किया है। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश अपना काम कर रहे हैं और अदालत के प्रतिकूल आदेशों की न्यायिक सक्रियता के तौर पर इसे नहीं देखना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की आत्मा है। विभिन्न आदेशों का आदि संसद द्वारा पारित कानून की समीक्षा कर न्यायाधीश केवल अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा पारित आदेश प्रतिकूल भी हो सकते हैं, इसमें सीमा लांघने की कोई बात नहीं है। मैं इस नजरिए का समर्थन नहीं करता कि आप अदालतों का मुंह बंद कर दे। विधि मंत्री का यह स्टेटमेंट है न्यायालय के समर्थन में। ये इस बात का सबूत है कि विधायिका और कार्यपालिका जो काम अपने वोट की राजनीति के कारण वो नहीं करते, वो न्यायपालिका के द्वारा कर लेते हैं। और इसीलिए इसके समर्थन में ये भारद्वाज का जो स्टेटमेंट इसका सबूत है। तो ये साथियों कर रही है और इसीलिए हम कब से बहुत दिनों से चिल रहा है कि अगर संविधान के 3 ऑर्गन्स है, महत्वपूर्ण ऑर्गन्स है गवर्नेंस के, प्रेस तो अलग है, तो वो गवर्निंग ऑर्गन नहीं है। ये 3 अगर गवर्निंग ऑर्गन है और 2 ऑर्गन अगर रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है, तो तीसरा ऑर्गन रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए तीसरे ऑर्गन में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, जुडिशरी भी। ये एक मामला। अगर न्यायपालिका संसद ने पारित किए कानून, संसद ने किए संशोधन, उसको मलाफाइड इंटेंशन कहती है न्यायपालिका। ये मलाफाइड इंटेंशन है लेजिस्लेचर्स का। अगर न्यायपालिका का मलाफाइड इंटेंशन है तो उसको कौन तय करेगी? Who will decide? वो तो क्यों? सुप्रीम कोर्ट केवल सुप्रीम नहीं है। There is another highest court. That is a super supreme court of the public. That is a super supreme court. और इसीलिए इस सुपर सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को हम लेकर जा रहे हैं। और हमारा ये भी मांग इस संदर्भ में है कि अगर एग्जीक्यूटिव के निर्णय अगर आरटीआई के अंदर कवर हो रहे हैं, आरटीआई व्हाट इज द राइट टू इंफॉर्मेशन, जो कल बोरकर साहब ने भी इसका जिक्र किया। इसीलिए आरटीआई सुप्रीम कोर्ट में केस दायर होने से लेकर तो उसका निर्णय लगे तक जो सफर होता है, उस सफर की इंफॉर्मेशन जनता को होनी चाहिए। और इसीलिए जुडिशरी के कामकाज को आरटीआई के अंदर कवर होना चाहिए, ये भी हमारी मांग है, ताकि जनता इसकी समीक्षा कर सके। तो साथियों, इस विषय को मैंने न्याय देने की कोशिश की। कई बातें रह गई है, मैं
पूरी तरह इसको प्रोड्यूस नहीं कर पाया, लेकिन जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मैंने इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की और आप लोगों ने बड़ी गौर से सुना। इसलिए मैं आपका धन्यवाद अदा करते हुए मेरे बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी।